जगदीश फिर लेखक से पूछता है, बताइए ना सर, क्या अभिशाप मिला था यक्षिणी को। लेखक जगदीश के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो जानने के लिए तुम्हें मेरी किताब के दूसरे भाग का इंतज़ार करना पड़ेगा, समझे। अच्छी मार्केटिंग है सर किताब बेचने की। वो तो होगी ही जगदीश, किताब बेचता हूँ और उस किताब के साथ अपने दर्द भी, तो उन आंसू के पैसे तो वसूलूंगा ही ना। बस एक बात दिमाग में रखना, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, उसे बुरा बनाया जाता है। मतलब यक्षिणी बुरी नहीं थी, उसे बुरा बनाया गया था, है ना सर। मैंने कहा ना, अब मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जो जानना है किताब का दूसरा भाग पढ़ के जानना, समझे। बातें करते करते लेखक की सिगरेट खत्म होने वाली थी, उसमें बस एक दो कश ही बचे थे। जगदीश हिचकिचाते हुए फिर लेखक से पूछता है, सर एक बात पूछूं। तुम नहीं मानने वाले ना, ठीक है पूछो। सर आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे आप यक्षिणी को बहुत करीब से जानते हैं। क्या आपने कभी यक्षिणी को देखा है। सवाल सुनकर लेखक एकदम चुप हो जाता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सोच में डूब गया हो और उसे कुछ याद आ गया हो जो वो जगदीश को नहीं बताना चाहता था। जगदीश लेखक पर दबाव बनाते हुए पूछता है, क्या हुआ सर, आप चुप क्यों हो गए। बताइए ना, क्या आपने कभी यक्षिणी को देखा है। क्या कभी आपका यक्षिणी से सामना हुआ है। लेखक सिगरेट का कश लेकर धीरे से कहता है, मेरा यक्षिणी से सामना नहीं, बल्कि मैंने तो खुद यक्षिणी के साथ। लेखक ने इतना ही कहा था, तभी फ़ोन कट हो जाता है। लेखक अपना मोबाइल देखते हुए कहता है, अरे ये क्या, फ़ोन कैसे कट गया। लगता है नेटवर्क चला गया। ये गांव में भी यही प्रॉब्लम रहती है, पता ही नहीं चलता कब नेटवर्क आता है कब जाता है। इतना कहकर लेखक उसकी कुर्सी के बगल में रखी बैसाखी के सहारे खड़ा हो जाता है। उसका एक पैर जो था वो सही से काम नहीं करता था, जिसके कारण वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलता था। उस लेखक ने बैसाखी के सहारे अभी एक कदम ही बढ़ाया था, तभी कमरे की लाइट चली जाती है। लेखक कमरे के अंदर लगे बल्ब को देखते हुए कहता है, अरे अब ये लाइट को क्या हो गया, अचानक से कैसे चली गई। कमरे के अंदर चारों तरफ अंधेरा छा गया था और अंधेरे की वजह से लेखक को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये हो क्या रहा है आज, कहीं वो आ तो नहीं गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं आ सकती। लेखक ने खुद से इतना ही कहा था कि तभी कमरे का दरवाज़ा जो बंद हुआ था अपने आप खुल जाता है। दरवाजे के बाहर से हल्की सी सफ़ेद रोशनी आ रही थी। लेखक जल्दी जल्दी बैसाखी के सहारे दरवाजे के पास जाने लगता है। तभी कोई उसका पैर पकड़ लेता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अब मेरा पैर, अंधेरा इतना ज़्यादा था उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। लेखक जैसे ही अपना हाथ अपने पैर पर रखता है, उसको महसूस होता है कि उसका हाथ किसी दूसरे के हाथ पे लग रहा हो। लेखक डर जाता है और झट से अपना पैर हटा लेता है। तभी उसे महसूस होता है अब किसी ने उसका पैर नहीं पकड़ा हुआ था। लेखक जितनी फुर्ती के साथ रेंगते रेंगते दरवाजे के पास जाता था, उतनी फुर्ती से दरवाज़ा जल्दी से बंद हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे के बाहर लेखक की दर्द से कराने की आवाज़ सुनाई देती है। कौन हो तुम। मैं यक्षिणी, तेरी मौत। कुछ देर तक लेखक और यक्षिणी बातें चलने लगती हैं, पर उन दोनों की बातों की आवाज़ दरवाजे के बाहर नहीं जा रही थी। उसके बाद चीख सुनाई देती है जो दिल को दहला कर रख दे। अगले ही पल दरवाजे के नीचे से लेखक का खून बहकर दरवाजे के बाहर आने लग जाता है। 13 साल बाद ट्रेन जो कि तेज़ रफ्तार के साथ पटरी पर भागी जा रही थी, ठीक उस तरह जिस तरह हमारी ज़िंदगी भागती है। फ़र्क इतना है, ट्रेन स्टेशन आने पर रुकती है, पर हमारी ज़िंदगी कभी नहीं रुकती जब तक हमारी सांसें ना रुक जाएं। युग जिसकी उम्र 26 साल, गोरा रंग, चेक शर्ट, ब्लैक पैंट पहनकर विंडो सीट पर बैठा हुआ था। अब थोड़ी देर बाद युग की आंख लग ही गई थी, तभी उसे एहसास होता है कि उसका हाथ जैसे कोई छू रहा हो, कोई बार बार युग का हाथ पकड़ रहा हो। युग बौखलाकर उठ जाता है। जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है उसके चेहरे के सामने एक बूढ़े का चेहरा था, जो बड़ी बड़ी आंखें करके उसे घूर रहा था। उस बूढ़े ने सफ़ेद मटमैली सी धोती पहनी हुई थी, उसके हाथ पैर कंपा रहे थे। युग सोचने लग जाता है कि पहले तो ये बूढ़ा मेरे सामने नहीं बैठा था, ये पूरी सीटें खाली थी, अचानक कहाँ से आ गया। अगले ही पल युग
खुद ही उस सवाल का जवाब ढूंढ लेता है। मन ही मन सोचता है, जब मेरी आंख लग गई थी तब ही आकर बैठ गया होगा। युग गुस्सा करते हुए कहता है, ये क्या हरकत है बाबा। वो बूढ़ा हंसते हुए कहता है, माफ़ करना बिटुआ, पर क्या करूं, तुमसे कुछ काम था इसलिए तुम्हें उठाना पड़ा। युग हैरानी के साथ पूछता है, क्या काम था आपको मुझसे, बताइए क्या काम था। वो, बेटा मुझे जानना था कि वक्त क्या हुआ है। ये बात सुनकर युग का दिमाग घूमने लगता है और वो गुस्से के साथ अपनी घड़ी में देखते हुए कहता है, 11 बजने वाले हैं। अच्छा, मतलब 1 घंटे बाद मेरा स्टेशन आ जाएगा। युग कुछ जवाब नहीं देता और उस बूढ़े को घूरने लग जाता है। वैसे बिटुआ तुम कहाँ जा रहे हो। युग उस बूढ़े के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो मेहंदी पथार जा रहा हूँ। मतलब तुम भी मेहंदी पथार जा रहे हो। युग उस बूढ़े के सामने उंगली करते हुए कहता है, मतलब आप भी। हाँ बिटुआ, चलो अब सफ़र आसान हो जाएगा। जब कोई बात करने वाला मिल जाता है तो सफ़र जल्दी कट जाता है। तुम मेहंदी पथार में कहाँ जा रहे हो। मेहंदी पथार में 5 किलोमीटर दूर ही बंगला मुंडा गाँव है, वहीं जा रहा हूँ। बंगला मुंडा में तुम्हारे रिश्तेदार रहते हैं क्या। नहीं, बंगला मुंडा गाँव में तो नहीं, पर रोकामुचा गाँव में रहते हैं। अरे ये क्या बात हुई बेटा, जब तुम्हारे रिश्तेदार रोकामुचा गांव में रहते हैं फिर तुम बंगला मुंडा गांव क्यों जा रहे हो। इस सवाल को सुनकर युग खामोश हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उस बूढ़े ने युग की दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया था। कुछ ऐसा पूछ लिया हो जिसका जवाब वो शायद अपने आप को भी नहीं देना चाहता था। बूढ़ा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, चलो नहीं बताना तो मत बताओ। बंगला मुंडा में कहाँ पर रुकने वाले हो। बंगला मुंडा गांव के बाहर जो ग्रेवयार्ड कोठी पड़ती है ना, उसमें ही रुकने वाला हूँ। वो बूढ़ा हैरानी के साथ कहता है, वो अंग्रेज़ों के ज़माने की कोठी जिसे कब्रिस्तान पर बनाया गया था। हाँ, वही ग्रेवयार्ड कोठी। पर वो तो पिछले 13 साल से बंद है ना। हाँ बंद है, पर अब नहीं रहेगी। मैं आज रात ही उस कोठी को खोल दूंगा। नहीं बिटुआ, ऐसा मत करना। तुम्हें उस ग्रेवयार्ड कोठी के बारे में नहीं पता क्या। क्या नहीं पता, आप साफ साफ कहेंगे, कहना क्या चाहते हैं। अगर तुम बचपन में उस गांव में रहे हो तो यह तो पता ही होगा कि यक्षिनी किश्नोई नदी के पास भटका करती थी। युग उस बूढ़े की बात का कुछ जवाब नहीं देता, वो गौर से उसकी बातें सुन रहा था। वो बूढ़ा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, तुम्हें पता है उस यक्षिनी के एक नहीं 2 ठिकाने थे। पहला किश्नोई नदी और दूसरा ग्रेवयार्ड कोठी। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, ग्रेवयार्ड कोठी। हाँ, ग्रेवयार्ड कोठी। गांव के लोगों ने कई बार यक्षिनी को ग्रेवयार्ड कोठी के पास भटकते देखा है। यक्षिनी हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात मर्दों के साथ होती थी और उनका खून चूसकर उन्हें मार दिया करती थी। इसका मतलब पापा ने बचपन में जो कहानी मुझे सुनाई थी वो कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत थी। बिटुआ, किस कहानी की बात कर रहे हो तुम। बूढ़े की बात सुनकर युग अपने अतीत की यादों में खो जाता है। उसको याद आता है कि वह पल जब 10 साल का था और अपने पिता की बातें कर रहा था, तो बातों बातों में उसने कहा था, पापा क्या कर रहे हो आप। युग ने प्यार से जब पूछा तो उसके पापा ने कहा, कुछ नहीं, कहानी लिख रहा हूँ। युग के पिता ने टाइपराइटर पर कहानी टाइप करते हुए कहा, क्या कहा पापा, कहानी। कौन सी कहानी लिख रहे हो आप। यक्षिनी की कहानी बेटा। पापा मुझे भी यक्षिनी की कहानी सुनाइए ना। नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम डर जाओगे। जब बड़े हो जाओगे तब सुनना, ठीक है। युग उदास हो जाता है और मुंह बनाते हुए कहता है, प्लीज़ पापा सुनाइए ना, मैं नहीं डरूंगा, प्रॉमिस। और आप ही कहते हैं ना, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ और बड़े बच्चे डरते नहीं हैं बल्कि डराते हैं। तो प्लीज़ पापा मुझे यक्षिनी की कहानी सुनाइए ना। युग जिद करने लगता है और युग की जिद के आगे उसके पापा हार मान जाते हैं और उसे यक्षिनी की कहानी सुनाने लगते हैं। कहते हैं, ये जो अपनी किश्नोई नदी है ना, बहुत सालों से वहाँ पर यक्षिनी डाइन रहा करती थी। युग हैरानी के साथ कहता है, ये बंगला मुंडा और रोकामुचा गांव के बीच में जो नदी पड़ती है वही ना। हाँ बेटा वही, पर जो यक्षिनी होती है ना, ये जंगलों में या पानी वाली जगह के पास पाई जाती है। हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात आने जाने वाले मुसाफिरों को जो नदी पार कर रहे होते हैं उन्हें लुभाती है और अपने जाल में फंसाकर अपना शिकार बना लेकर लेती है। कहते हैं यक्षिनी को कमल और चमेली के फूल बहुत पसंद होते हैं। वो हमेशा उसने अपने पास रखा करती थी और जिनका भी शिकार करती थी उन्हें वो सबसे पहले कुछ खाने को दिया करती थी। खाने का, पर क्यों।
क्यों पापा? वो इसलिए बेटा क्योंकि वो उस खाने में ऐसा मंत्र फूंकती थी जो पुरुष उसे खाता था उसके वश में हो जाता था। ऐसे ही यक्षिनी ने एक बार एक पुरुष को अपना शिकार बना लिया और उसे अपने वश में कर लिया था। युग अपने पापा से पूछता है, ये संयोग क्या होता है? युग का सवाल सुनकर युग के पिता चुप हो जाते हैं और वो बात को घुमाते हुए कहते हैं, ये आपके जवाब मतलब की चीज़ नहीं है बेटा। आप अभी छोटे हो ना, जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको इसका मतलब खुद समझ आ जाएगा। अभी फिलहाल तुम मतलब पर नहीं, कहानी पर ध्यान दो। ठीक है पापा, फिर आगे क्या हुआ? संभोग करने के बाद यक्षिनी अपने असली रूप में आ जाती थी। यक्षिनी का असली रूप बेहद डरावना होता है, इतना डरावना कि जिसे देखकर किसी के भी दिल की धड़कन थम जाए। अपने असली रूप में आने के बाद यक्षिनी अपने शिकार के दिल का खून चूस लेती थी। पर वो ऐसा क्यों करती थी पापा? क्या वो बुरी औरत थी? नहीं बेटा, यक्षिनी बुरी औरत नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत अच्छी औरत थी, दूसरे लोक से आई हुई एक अप्सरा की तरह थी। तो फिर पापा, वो आदमियों के साथ वो क्या बोला था आपने? संभोग करके क्यों मार देती थी? युग के पिता कुछ याद करते हुए कहते हैं, अभिशाप के कारण बेटा। कैसा अभिशाप पापा? बेटा वो अभिशाप ये था कि युग के पिता ने इतना ही कहा था कि बाहर के कमरे से युग की माँ की आवाज़ सुनाई देती है, युग बेटा चलो आओ खाना खा लो, खाना बन गया है। युग अपनी माँ को मना करते हुए कहता है, नहीं माँ, मुझे अभी खाना नहीं खाना, मैं पापा से कहानी सुन रहा हूँ। क्या कहा? कहानी सुन रहे हो? तुम्हारे पापा को कहानी लिखने और सुनाने के सिवा और कुछ आता भी है? जब देखो दिन भर कहानी लिखते रहते हैं। खुद तो बिगड़े हुए हैं, तुम्हें भी बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। चलो जल्दी आओ खाना खाने, मैंने खाने की थाली बना ली है तुम्हारे लिए। नहीं माँ, मैं नहीं आ रहा, कहानी खत्म होने के बाद ही आऊँगा। क्या कहा? नहीं आ रहे? लगता है मुझे ही आना पड़ेगा। रुको, अभी बेलन लेकर आती हूँ, तभी तुम मानोगे। पायल की बजने की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे युग की माँ युग के कमरे की तरफ आ रही हो। कुछ ही देर में युग की माँ हाथों में बेलन लेकर उस कमरे में आ जाती है। युग को उसकी माँ का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसको बचपन की यादों में से उसकी माँ का चेहरा मिट चुका था। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ कैसी दिखती थी। उसको उसकी माँ की बातें तो सारी याद थी, पर उसका चेहरा नहीं। युग की माँ उसका कान पकड़ते हुए कहती है, तो क्या कह रहे थे तुम बेटा? तुम्हें खाना नहीं खाना? युग चीखते हुए कहता है, अरे माँ कान छोड़िए, दर्द हो रहा है। माँ कान छोड़िए। कान तो छोड़िए आप माँ, दर्द हो रहा है। उसके बाद युग अपने अतीत की यादों से बाहर आ जाता है। जब युग अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उस बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उसे हिला हिलाकर पूछ रहा था, बेटुआ कहाँ खो गए? ठीक हो तुम? अरे ये मामा क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ? युग बूढ़े की बात का जवाब देते हुए कहता है, कुछ नहीं बाबा, ठीक हूँ मैं तो डर ही गया था। युग बूढ़े की आंखों में देखते हुए कहता है, बाबा एक बात पूछनी थी आपसे, क्या वो यक्षिनी अभी भी मर्दों को अपना शिकार बनाया करती है? आगे की कहानी जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखिए, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए।